नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्हें लेकर के सभी जगह पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हर कोई किसी न किसी पॉइंट पर अटका हुआ है। तो उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रणव वत्स जी, जो कि यूपीएससी एजुकेटर हैं। प्रणव वत्स जी, और हमारे साथ हैं ब्रिजेश पांडे जी, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं और एक बिटिया के पिता हैं जो कि अभी 10th में हैं। तो इनके लिए भी कुछ बातें जो हैं, डाउट्स हैं, क्रिएट कर रही हैं, तो वो इनको क्लियर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो आइए बात करते हैं प्रणव वत्स जी से और जानते हैं कि गाइडलाइंस की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है। प्रणव जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी क्यों है? क्यों केंद्र सरकार ने, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अभी कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइंस क्यों जारी की हैं? सरकार के गाइडलाइंस को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं मधु जी। उस पर लिखा है न्यू कोचिंग गाइडलाइंस जी। तो यहाँ 3 शब्द हैं पकड़ने को, न्यू, कोचिंग और गाइडलाइंस जी। न्यू को छोड़ देते हैं। ठीक है। कोचिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। क्या कोचिंग एजुकेशनल कोचिंग ही होता है? आज बच्चे तैरने सीखने जाते हैं, वो भी एक कोचिंग है। कोई जूडो कराटा सीखने जाता है, वो भी एक कोचिंग है जी। कोचिंग का मतलब क्या है? चलिए इसके नैरो अर्थ को ले लेते हैं, जो सरकार ने लिया है कि कोचिंग का मतलब एजुकेशनल कोचिंग, जहां आप पैसा देते हैं और बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, आप उसे ट्यूशन सेंटर कह देते हैं। ठीक है, तो वो अगर मान लें। दूसरी बात आती है गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस से आपको समझना होगा कि ये लॉ है या गाइडलाइंस। क्या संसद ने इसे पारित किया है या ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है? तो ये तो साफ साफ हो गया कि संसद ने इसे पारित नहीं किया, तो ये कोई कानून नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया। अब इसमें से पहलू क्या निकल के आता है? एक तो आप देखिए भाई, कोचिंग जुड़ा हुआ है, कोचिंग इंडस्ट्री, तो अर्थशास्त्र तो ऐसे ही जुड़ा हुआ है इस विषय से। दूसरा ये गाइडलाइंस है, तो ये गाइडलाइंस किसके लिए है? तो समाज के लिए, कोचिंग के लिए। तो आपके सामाजिक मुद्दे इससे खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तीसरा आप देखो तो ये आया क्यों? तो कुछ बच्चे, छात्र सुसाइड कर रहे थे, अपने प्राणों की आहुति बेवजह दे रहे थे। वो किस कारण से, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें एक नैतिक पहलू स्वयं से भी जुड़ जाता है। तो इसके बड़े सारे आयाम हैं और ये गाइडलाइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो राजनीतिक मुद्दा ये खुद ब खुद बन जाता है। आप कुछ दिनों में इसकी राजनीतिक गलियारों में इसकी धुन आप आसानी से सुन पाएंगे कि ये मुद्दा हो क्या रहा। 5वां मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। तो कानूनी पहलू भी इससे जुड़ा रहेगा। एक एक करके हम इस कानून के सारे पहलू पे जिक्र करते हैं जी। तो मेरा इसमें, आपने जैसे भी बताया कि ये शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस हैं, ये कोई कानून नहीं है क्योंकि संसद में पारित नहीं हुआ है। तो ये इसका अर्थ ये हम निकालें कि कोचिंग सेंटर्स को इसको मानना ज़रूरी नहीं है? नहीं, संविधान में ऐसा कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी ऐसा कहा गया है कि कोई संसद के द्वारा पारित कानून हो, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी कानून के जैसा ही दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वो कानून नहीं, एक्ट नहीं। ये कोई एक्ट, जैसे ही ये एक्ट हो जाएगा, संसद से पारित होगा, तो इसके बाद आपको न्यू कोचिंग एक्ट करके लिखा हुआ आएगा। फिलहाल ये सरकार के एक आदेश है, एक कमांड है, जिसे मानना तो बाध्यकारी है ही, मानना तो पड़ेगा ही जी। ठीक है। तो ब्रिजेश जी, आपका ये समझ में आ गया गाइडलाइंस और एक्ट का अंतर। आपके इसको लेकर कोई प्रश्न, कोई दुविधा? देखिए, एज अ पेरेंट मुझे नहीं लगता है कि हमें गाइडलाइन या एक्ट से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। ऑनेस्टली हमारे देश में कोई भी एक्ट होता है तो एज अ सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि किस एक्ट के क्या फ्लॉज हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं। बट अभी ये जो गाइडलाइन आया है, मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक दुविधा भर दी है, दुविधा वाली स्थिति है। खास करके मेरे जैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 10th क्लास एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने दिया है वो 15 ईयर्स के हैं और वो पास आउट हो गए हैं, तो वो कोचिंग भेजें या नहीं भेजें। वो ऑलरेडी एक प्रेशर में होते हैं, कौन सी कोचिंग भेजें, उसमें सिलेक्शन करने होते हैं, ऊपर से सरकार के कोई गाइडलाइंस आते हैं, तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है उन सब चीज़ को फॉलो करने के लिए। कोचिंग के लिए तो है ही, उससे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए मुझे जो लगता है। ठीक है। तो प्रणव जी, चलिए हम पहले गाइडलाइंस हम समझ लें आपसे कि क्या गाइडलाइंस आई हैं, ताकि ब्रिजेश जी और मेरे जैसे लोग हम समझ सकें कि हम क्या नियम बने हैं नए। तो क्या नियम है नए? आम भाषा में समझे तो सरकार का एक छोटा सा ये है
कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकते। अच्छा। और ये जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है कि वो दाखिला ना लें, अन्यथा उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। जी। हालांकि यहाँ फिर एक एम्बिगुअस मामला होता है कि 1 लाख रुपए जो कोचिंग करोड़ों कमा रहे हैं, क्या उनके लिए लाख रुपए का जुर्माना कितना इफेक्टिव होगा? और रजिस्ट्रेशन रद्द होना, तो कोचिंग कोई आज भी हमारे यहाँ कोई स्थापित उद्योग नहीं है। आप देखेंगे पहले कोई फलाना कोचिंग चल रहा था, उसी के 3 टीचर 6 महीने के बाद निकल के एक नया कोचिंग खड़ा कर देते हैं, फिर उससे 2 टीचर निकल के एक नया कोचिंग। तो रजिस्ट्रेशन रद्द होना और 1 लाख का जुर्माना, इसको मैं समझता हूँ कोचिंग थोड़ा बहुत ले सकता है किसी और संदर्भ में, लेकिन हाँ, सरकार का यही है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कोई कोचिंग उसका एडमिशन ना ले। इससे एक प्रश्न मेरे फिर आया है अभी जहन में कि आपने बताया 1 लाख का जुर्माना लगेगा, तो वो 1 लाख पर स्टूडेंट लगेगा या आप पहली बार पकड़े गए, अब चाहे आप 100 स्टूडेंट्स को आपने एडमिशन दे रखा था बिलो 16 या 100 को दे रखा था, थाउजेंड्स को दे रखा था, वैसे होगा या पर स्टूडेंट लाख लगेगा, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। एक्चुअली पर स्टूडेंट को आप काउंट कैसे करेंगे, तो ये सरकार के बस में नहीं है। और बाकी यही मैं कह रहा था कि ये एक्ट नहीं, ये गाइडलाइंस। एक्ट होता तो इसमें ये सारी बातें साफ साफ क्लियर होती हैं। ये सरकार का 10-11 पन्ने का एक गाइडलाइन है। अब इस गाइडलाइन में बड़ा बढ़िया लाल फीताशाही को मौका मिल जाता है, ब्यूरोक्रेसी को मौका मिल जाता है कि वो उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकती। जी, अभी आपने बताया कि 16 वर्ष से कम बच्चे को इसमें एडमिशन नहीं देना होगा कोचिंग सेंटर वालों को, तो साथ में उसमें ये भी था कि 16 वर्ष से कम या फिर सेकेंडरी पास किया हुआ बच्चे, यानी कि 10th पास किया हुआ। तो हमारे अभी तो शहरों में तो ये है ही कि 14 ईयर का बच्चा 10th पास कर लेता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, ज़रा इसको आप क्लियर कर दीजिए। आई थिंक ब्रजेश जी का भी यही एक डाउट था कि उनकी बेटियाँ जैसे भी 10th में है, 15 की है, 10th पास आउट हो जाएगी, 15 की हो जाएगी, तब तक वो 15 कंप्लीट कर लेगी, लेकिन 16 की नहीं होगी। तो वो क्या आगे की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में उसका नाम लिखवाएं कि ना लिखवाएं, ये एक भ्रम की स्थिति, जो सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति हमारे लिए डिफिकल्ट भी है, बिकॉज आगे उसको फर्दर स्टडीज की प्रिपरेशन करने आप समझ सकते हैं कहीं घर में बैठ के या किसी स्कूल के थ्रू हम नहीं करा सकते वो प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के डेट में। आप देख रहे हैं 70-70 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से बहुत रेयर सिलेक्शन होते हैं। ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहता है बच्चे के दिमाग में, जिनको अगर इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, तो 1 साल का जो वो गैप है, वो पेरेंट्स क्या करें उसमें? बहुत बढ़िया सवाल है इनका, और इनफैक्ट इसमें से ब्रजेश जी ही नहीं दुखी हैं और यही कंफ्यूज नहीं है, सरकार खुद कंफ्यूज्ड है। उन्होंने केवल इतना लिखा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या 10वीं की एग्ज़ाम पास कर लियो, सरकार ने भी इतना लिख के छोड़ दिया। यही हमने बताया कि अब ये जो अफसर जाते हैं वहाँ चेक करने, ये उनके मर्जी पे हो जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, परेशान ना हो आप, कानून में बहुत सारे अभी लूप होल्स हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं दे सकते जी। कहीं नहीं लिखा है। तो मैं 2-4 चीज़ तो सरकार को समझना पड़ेगा और आर्थिक नज़रिए से भी समझना पड़ेगा कि आपने कहीं एक तो ऑनलाइन कोचिंग का नहीं लिखा, दूसरा आपने होम ट्यूशन का जिक्र नहीं किया। तो या तो अगर पांडे जी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चे के लिए होम ट्यूशन लगाएं तत्काल, और या फिर ऑनलाइन कोचिंग लें। तीसरी बात, अगर आपके कंट्री में ऑनलाइन कोचिंग पे भी किसी प्रकार की बाध्यता होती है, अब विदेश की भी बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, सरकार उनको कैसे हैंडल करेगी? चौथी बात आप समझिए, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश का लड़का, मान के चलिए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के सुदूर बिहार का लड़का 1600 किलोमीटर दूर जा रहा है कोटा पढ़ने को। आपने कोटा के कोचिंग को कह दिया कि नहीं भाई, तुम इस बच्चे के एडमिशन नहीं लोगे। अगर वो कोटा का कोचिंग बिहार से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर नेपाल में जाके अपने ब्रांच खोल दे तो सरकार का गाइडलाइंस कहाँ जाएगा? और ये होगा नहीं, ये हो रहा है। बहरीन में मेरे मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वहाँ आपके सभी प्रसिद्ध कोचिंगों का सेंटर है, दुबई में है, बहरीन में है। तो सरकार ने जो यहाँ 16 साल का या 10वीं कक्षा का ये जो मानदंड तय किया है, ये बहरीन में और दुबई में कैसे काम करेगा?
अगर सरकार ने यहाँ के कोचिंग पे दबाव बना भी दिया तो कल को जैसे टैक्स इन्वेजन के लिए कंपनी टैक्स हेवन कंट्रीज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, ये कंपनी कल को नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से कोचिंग देने लगे, तब क्या होगा? एक और सवाल है, जो ऑलरेडी कोचिंग करा रहे हैं, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे बिटिया के साथ पढ़ने वाले कई बच्चे हैं जो डिफरेंट नाम नहीं लूंगा, बट बड़े बड़े संस्थान है कोचिंग के जो 8th क्लास से ही कोचिंग देते हैं, स्कूल के थ्रू भी दे रहे हैं, बहुत बड़े नाम है, और उन्होंने एनुअल फी पे कर दिया है। अब उनका क्या होगा जो पैसा दे चुके हैं पूरे साल का, और क्लासेस अब वो ले नहीं सकते क्योंकि कोचिंग की गाइडलाइंस आ गई है कि 14 साल 13 साल या 10वीं पास ही नहीं हुआ है और 15-16 साल का हुआ भी नहीं है, तो उस केस में पेरेंट क्या करेंगे, किसको अप्रोच करेंगे? नहीं, ये तो सरकार ने बड़ा अच्छा कर दिया, ये कानून में स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थान को पैसा वापस करना होगा। ये तो शायद अच्छा कर दिया ब्रजेश जी का सवाल से मेरा मुझे नहीं मालूम, शायद उनका कहना था कि जो ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ, उनको पैसा वापस उनको भी करना होगा। इनफैक्ट अगर 16 साल के बाद भी कोई कोचिंग में जाके कोचिंग ज्वाइन करता है और अगर 1-2 महीने पढ़ने के बाद उसे लगे कि ये कोचिंग मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, वो अगर उस कोचिंग से निकलता है तो 10 दिनों के भीतर उस कोचिंग संस्थान को उसे पैसा वापस करना होगा। तो ये गाइडलाइंस जब अच्छा। से लागू हो रही हैं, जिस दिन से भी, तो ये उससे पहले आई मीन टू से अगर कोई 2020 या 2021-22 से कोई कर चुका है तो उसको भी वापस करना होगा पैसा वापस, या अब के बाद से जो होगा उनको वापस करना सारा होगा? मुद्दा यहीं आकर अटक जाता है कि ये एक्ट नहीं, बहुत सारी चीजें ये इसमें एक्ट नहीं है, तो ये अब है। सरकार का आदेश है, तो सरकार के जो मुलाजिम जाएंगे वो सरकार के मुलाजिम तय करेंगे। तो ये प्री डेटेड इफेक्टेड है नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि ये पहले से इफेक्ट में आएगा, एक्ट में वो चीज़ें मेंशन होती हैं। अब मामला और दूसरा, अगर जागरूकता से रिलेटेड है मामला, तो मुझे लगता है कि जो पहले के बच्चे हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। चलिए, जिसने सपोज 8th क्लास से कोचिंग स्टार्ट कर लिया है, उसका एम तो था ना कि मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा और मैं जब 10th क्लास पास आउट हूँ तो मैं बाकी जो बच्चे हैं उनके कंपटीशन रेस में थोड़ा आगे रहूँ। अब तो वो हो नहीं पाएगा, पैसा रिफंड हो गया वो अलग चीज़ है, बट उसका फ्यूचर जो उसकी प्लानिंग थी वो तो इम्पैक्ट हुआ कहीं ना कहीं। जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी वो भी नहीं मीट कर पाई। पैसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादातर लोगों के नहीं होते हैं, कम से कम सिटीज़ में जो अपने बच्चों को 8वीं क्लास से कोचिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए पैसा ज़्यादा मैटर नहीं है, बट वो कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं। बच्चा एक रूटीन में कोचिंग जा रहा है, आ रहा है, फिर अचानक से सब कुछ बंद हो जा रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगा। बहुत सही कहा आपने। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि मैं शिक्षक तो आज हूं, और शिक्षक के साथ मैं भी पिता हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और उससे पहले मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूं, तो मैं तीनों ही पहलू को मैं भी देख रहा हूं। और बहुत अच्छा आपने कहा, युग ही या प्रतिस्पर्धा को तो आप काट नहीं सकते। उसमें हमारे देश में प्रतिस्पर्धा हो ही रही है, जो कि हम दुनिया से लड़ रहे हैं, हमारे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो या कहीं भी हो, प्रतिस्पर्धा को तो आप काट नहीं सकते। और इसके बिना आपका कहीं ना कहीं प्रतिभा भी धूमिल हो जाता है। अगर वो जैसे मैं एक छोटा सा भी किस्सा सुनाऊं, तो अभी मेरा बच्चा जो कि LKG में पढ़ता है, तो वो दिल्ली राज्य के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने गया, तो मेडल लेके आया। तो मैं उसके हाथ में मेडल देख के बड़ा खुश हो गया कि लगता है मेरा बेटा फर्स्ट आ गया। मैंने उससे पूछा, बेटा तू फर्स्ट आ गया? तो उसने सर्टिफिकेट भी दिखाया, पापा मुझे सर्टिफिकेट भी। मैं और खुश हो गया, सीना चौड़ा कि लगता है इसने कईयों को पछाड़ दिया। फिर मैं देख रहा हूँ क्लास से जितने निकल रहे सबके हाथ में मेडल है और सबके हाथ में सर्टिफिकेट है। ठीक, तो मैंने देखा कि एक ये भी नज़रिया है कि भाई कोई यहाँ फेल कर ही नहीं रहा, सबके सब पास ही कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा बड़ा छोटा सा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, और हम पेरेंट्स को क्या हम सोच रहे हैं और क्या करना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब अमेरिकी प्लेन हवाई द्वीप से उड़ते थे, तो जापानी प्लेन घेर कर उस पर इतनी गोलियां बरसाते कि अधिकतर प्लेन क्रैश कर जाता शुरुआती दिनों में। तो अमेरिकियों ने सोचा कि क्यों ना अपन पूरे प्लेन को बख्तर बंद कर देते हैं, बुलेट प्रूफ बना देते हैं, फिर गोली का असर ही नहीं होगा। इंजीनियरों की टीम बुलाई गई, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा नहीं कर पाओगे आप, इससे प्लेन इतना भारी हो जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो बोला कि चलो कोई रास्ता निकालो। तो बोला रास्ता ये है कि प्लेन में जहाँ जहाँ ज़्यादा गोली लग रहा है उन जगहों को बुलेट प्रूफ कर देते हैं, तो प्लेन मॉडरेट वे में हमारा उतना भारी नहीं हो पाएगा। तो उसने एक गणितज्ञ को बुलाया कि किस एंगल से भाई मेजरमेंट लेके बताओ कि कैसे कैसे बुलेट प्रूफ करें कि कम से कम में हमारा काम हो जाए। वो सनकी आदमी था,
वो आया और उसने पूरी कहानी ही बदल दी, सब धुआं धुआं कर दिया। सारे इंजीनियर्स को उन्होंने कहा कि मूर्खों, तुम उस प्लेन का मुआयना कर रहे हो जो गोली लगने के बाद भी बच गया है, तुमने उस प्लेन को देखा ही नहीं जो क्रैश किया, और उन जगहों को बुलेट प्रूफ बना रहे हो जहां गोली लगने से भी प्लेन बच गया, क्रैश तो किया नहीं। तो इस प्लेन के उन जगहों को चिन्हित करो जहां गोलियों के निशान नहीं है, क्योंकि वहां गोली लगा होगा तो प्लेन क्रैश किया होगा। अब आप क्या कहाँ निशाना लगा रहे हैं और कहाँ उसका असर होने वाला है, मैं छोटा सा और थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोटा में तकरीबन प्रतिवर्ष 3 लाख बच्चे जाते हैं। अभी 2023 में 27 बच्चों ने वहाँ खुदकुशी की, 27 बच्चों ने, 1% से भी कम, 3 लाख का इंजीनियर साहब बताएंगे, ठीक है, तो बहुत कम आंकड़ा हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों लोग आपके सड़क पे मारे जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं साल में। और क्या सुसाइड सिर्फ बच्चों में ही हो रहा है? सुसाइड का समाज के अन्य तबकों में नहीं। तो मामला है कि यहाँ सुसाइड किसने, आप प्लेन के किस भाग को देख रहे हैं? आपने अगर मान लो 27 बच्चों ने कर लिया तो 3 लाख में से 27 को निकाल दें तो 2,99,000 से ज़्यादा बच्चे वो भी तो हैं वहाँ। तो प्रतिस्पर्धा जिन्होंने कहा कि ये जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं, ये तो सच्चाई है। अच्छा, एक चीज़ और था, ये क्या सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक सीमित है या फिर बाकी, जैसे आपने टाइकोंडो का नाम लिया तो मुझे याद आया मेरे बच्चे भी उसमें सिर्फ जाते हैं। शिक्षण संस्थानों तक? सिर्फ शिक्षण, हाँ, मैंने नाम ट्यूशन सेंटर, आप समझ पहले लीजिए, समझा दी उन्होंने डेफिनेशन, कोचिंग सेंटर। जी डिफाइन किया हुआ है जो वहाँ घर में पर, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको उनको नहीं, कुछ कोई जिक्र नहीं, ऑनलाइन कोचिंग का कोई जिक्र नहीं, घर के होम ट्यूशन का कोई जिक्र नहीं। कई सारे सोसाइटीज में कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, लोगों ने फ्लैटों में कोचिंग, जिसमें 50-60 बच्चे 100 बच्चे बैठे रहते हैं। आप साधारण अर्थ में समझे कि वो तब तक चला सकते हैं जब तक पकड़े ना जाए। वैसे तो जो डिफाइन किया है गाइडलाइंस में, वो ऐसे कोचिंग सेंटर जिसमें 50 या 50 से अबव स्टूडेंट्स हों। नहीं, इस तरह का गाइडलाइंस वर्क नहीं करता है कहीं भी। आप अगर आप कमर्शियल प्लेस पे आपने एक कोचिंग नाम रख दिया है और आप चला रहे हैं तो वो कोचिंग के दायरे में आएगा। प्रणव जी, मेरा एक प्रश्न भी आ रहा है कि हमें कोचिंग सेंटर्स के, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि आपने बताया 58,000 करोड़ का बिजनेस है ये टोटल, जो कि अभी जिसमें से बहुत सारा जो है अभी क्योंकि अनलिस्टेड है, जो कि हमको पता ही नहीं है, तो इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? इतने सारे कोचिंग्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? डैट मीन्स हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं पिछड़ रहा है, हमारा जो स्कूल्स हैं वो कहीं पिछड़ रहे हैं, इसी वजह से हमको ज़रूरत पड़ रही है कि बाहर हमारे बच्चे जा रहे हैं और उनको बाहर हमको अलग से पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया, और इनमें मैं आपको एक छोटा सा बात, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी पिछले ही साल चलिए हमने पॉपुलेशन में चाइना को पार कर लिया। पहला आप समझिए, आपके देश में अगर किसी को बनियान भी बनाना हो तो 280 करोड़ 300 करोड़ बनियान बनाना पड़ेगा। अगर उसे चप्पल भी बनाना हो तो तकरीबन 400 करोड़ चप्पल चाहिए हर पैर के लिए। आप समझिए, अब मैं आपको जगह पे लेके आता हूँ। आपके देश में अभी 260 मिलियन, मैं सिंपल आंकड़े में बोलूँ तो 26 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या जाने वाले हैं, और आपके पास स्कूल कितने हैं? 1.14 मिलियन। तो तकरीबन 1 करोड़ स्कूल और 26 करोड़ बच्चे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका पॉपुलेशन अपने में एक वरदान है, एक संसाधन है, तो एक समस्या भी है। तो ऐसे देश में आप अचानक से, हालांकि ये पिछले 70 साल से आप कह लीजिए कि हमें इस स्थिति पे, 75 आज़ादी का अमृत काल है, हमें इस स्थिति पर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया था, अभी जब हमारी ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी तो पांडे सर ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था। 2 मुद्दा इन्होंने उठाया। अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो उनके पास तो समय नहीं है, तो हम क्या करें, अपने बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ पिछड़ जाएं। और दूसरा इनका था कि लोग हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर दे रहे हैं, इस वजह से भाई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ा अच्छा है, मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, मैं खुद भी अभिभावक हूँ। हम कोई भी माता पिता अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं देता, हम सब अग्री करते होंगे। माता पिता खुद एक प्रेशर कुकर में जी रहे हैं, बिल्कुल, जिससे निकलने वाली सीटी के जो भाप निकलती है वही बच्चों तक जा रही, और माता पिता, हर माता पिता ये चाह रहा है कि उसके बच्चे उस प्रेशर कुकर वाली ज़िंदगी में ना जिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आप कब तक पीछे बैठे रहेंगे? आप देखिए, अनुसंधान आपके देश में कितना हुआ, इन्वेंशन कितना हुआ,
एक आप अंतरिक्ष को छोड़ दें, और अंतरिक्ष में भी आप अभी भी जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसमें अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो उसके अलावा आप जिस किसी भी इन्वेंटर का नाम जानते हैं नोबेल प्राइज, वो सब तो भारत के बाहर ही गए, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे सीवी रमन हो, चाहे जगदीश चंद्र बसु जी हो। तो आप इस प्रतिस्पर्धा से भाग नहीं सकते। तीसरी बात, अगर आपने हाथ जोड़ भी लिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या चीन आपके भरोसे बैठ जाएगा पीछे? वो तो आगे बढ़ रहा होगा। तो आपको अपने कानून, आज भारत एक देश नहीं है, आपके तरफ पूरा विश्व देख रहा होता है, आप अपने कानून को इस प्रकार देखें कि आप बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं वो हमसे आगे तो और तो नहीं निकल जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा तो है ही और उसे नकार नहीं सकते। तो मेरा एक प्रश्न था आपसे, एक मतलब वाकया हुआ घर में, बिटिया 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रही है, तो मैडम ने कहा कि इसे अब हम कोटा भेज देंगे। तो उधर से तुरंत रिप्लाई आया कि कोटा जाऊंगी तो लोटे में आऊंगी। मतलब ये परसेप्शन बना कैसे बच्चों के दिमाग में? हमने नहीं कभी बताया है कि कोटा में क्या होता है, नहीं होता। हालांकि वो आजकल डिजिटल ज़माना है, वो देख लेते होंगे कहीं से, बट ये परसेप्शन बना क्यों है? और कैसे माहौल को ठीक किया जाए, परसेप्शन को चेंज करा जाए? इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है और कोचिंग संस्थान और सरकारों की क्या भूमिका है? बहुत ही भावना प्रधान प्रश्न आपने उठा दिया है, और ये एक्चुअली इसका उत्तर सरल तो कतई नहीं होगा उत्तर देना, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मेरी भी बिटिया शायद ऐसा जवाब हो सकता है कुछ वर्षों में दे मुझे। देखिए, मुद्दा तो है सरकार के। देखिए, सरकार ने, ऐसा नहीं कि सरकार के चीज़ों में सारी खामियां ही हैं, कुछ तो अच्छी बात है। आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। अंग्रेज़ के ज़माने में आप देखें कि IAS बनने का उम्र बहुत कम रखा जाता था। अभी आप अंग्रेज़ के ज़माने को छोड़ दें, अभी आपके यहाँ NDA के लिए सिलेक्शन तकरीबन 16 साल में हो जाता है। अब वो बच्चे तो अभी कोचिंग नहीं ले पाएंगे, फिलहाल NDA के बच्चों के लिए बता दूँ, क्योंकि 16 साल में तो उन्हें दाखिला ले लेना है NDA में। वो बच्चे बड़े भावना प्रधान होते हैं। हम जब अपने उन दिनों को याद करें तो हमें अपने दर्द से कम किसी गरीब को देख के हमें लगता था कि हम अपना कपड़ा उन्हें दें। ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से बड़ा जल्दी अटैच हो जाते हैं। ये सुसाइड तो एक पहलू है। अब इसका दूसरा पहलू कि इसमें माता पिता का कितना योगदान है और सरकार का कितना योगदान। सरकार हर घर में तो नहीं बैठ सकती, इस सच्चाई को हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस सच्चाई को, ये पहली नैतिक जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही बनती है। और वस्तुतः ये जो मैंने शुरुआत में प्रश्न उठाया था कि गाइडलाइंस है किसके लिए, कोचिंग के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो ये गाइडलाइंस वस्तुतः है पेरेंट्स के लिए, असर कोचिंग पे दिख रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के जैसा है, लग तो रहा है आपके ऊपर, देना कंज्यूमर को है, लेकिन इससे प्रभावित दुकानदार होता दिख रहा है, क्योंकि कोचिंग सेंटर को आसानी से पकड़ा जा सकता है, उनको आसानी से उन तक और एकत्रित रूप में पकड़ा जा सकता है। इस वजह से सरकार का ये था कि ये नियम था कि ये, देखिए मैं फिर कहूँगा कि यहाँ एक तो भावना है कि एक भी जान कीमती, पता नहीं वही भारत का प्रधानमंत्री बनता जिस बच्चे ने अपनी लीला खत्म समाप्त कर ली। हो सकता है वो अगला जगदीश चंद्र बसु भी बन सकता था IIT से निकलने के बाद। लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से भी देखना होगा कि एक तरफ 27 बच्चे, एक तरफ 3 लाख बच्चे। एक तरफ आप और आंकड़ा समझे कि पिछले बार आपका तकरीबन 20 मिलियन बच्चे ने आपका फॉर्म भरा था नीट का, जिसमें से सक्सेस मान के चलिए, अब अरे गहरे सारे कॉलेज को आप जोड़ लो तो भी 1 लाख। कितना हो गया सक्सेस रेशियो? 5%, 7%। तो बाकी 93% बच्चे जा कहाँ रहे? अगर सुसाइड करना हो तो बाकी 93% अगर सुसाइड तो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी माँ बाप और समाज को अपने पर लेना होगा। बेसिकली पेरेंट्स को समझना होगा अपने बच्चे की लिमिट, है ना, और उनके मेंटल लेवल, उनके पसंद नापसंद। आप एक फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को, इंजीनियर ना बनाएं। जी, हमको अपने बच्चों को खुद समझना होगा कि उनका क्या, वो क्या चाह रहे हैं और उनकी क्या अपने सपने बच्चों से पूरे ना करें, अपने सपने बच्चों से पूरे ना करें, और वही तो उनके किस लिमिट तक हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। कोचिंग कोई भ्रम ना फैलाए, खास करके रिजल्ट्स को लेकर के। ये बड़ा जेन्युइन सरकार ने पकड़ा है। एक टॉपर को देखोगे, एक ही टॉपर 10 कोचिंग में छाए हुए। अब कई बार मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की तरह कैसे अपनी सभी पत्नियों के साथ एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण योग में पारंगत थे, तो वो एक साथ सभी जगहों पर उपस्थित। ये बच्चा मुझे लगता है ये कृष्णावतार कैसे आ गया कलयुग में भाई। तो ये तो बड़ा सरकार ने जायज़ मुद्दा पकड़ा है। लेकिन देखिए, व्यवसायीकरण ठीक है, व्यवसाय तो सरकार चाहती है व्यवसाय बढ़े। व्यवसाय नहीं बढ़ेगा तो भारत विकसित भारत कैसे बनेगा? तो व्यवसाय तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसमें जो अनैतिक तत्व जो जुड़ रहे हैं वो बुरी बात है कि ये जो गलाकाट प्रतियोगिता के चक्कर में कि हमारे बच्चे, ये जो
हम टॉप करवाएंगे, 60 दिन के कोर्स से हम आपको सफल करवा देंगे। ये मैं बचपन में हम लोग कभी स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ एक किताब मिला करती थी, 20 रुपए की किताब होती थी और उस पर लिखा होता था 30 दिनों में सफल डॉक्टर कैसे बने। तो मैं तौबा हो जाता था कि भाई, बाद में हमें पता चला कि भाई ये तो MBBS की पढ़ाई 10 साल की है। तो मैंने एक डॉक्टर दोस्त से कह दिया, भाई वहाँ तो 20 रुपए में 1 महीने में बना रहे थे तो तुम। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये फार्मूला पकड़ लिया था, ये फार्मूला बच्चों को ज़्यादा प्रेशर में ला रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षा ज़्यादा लेकर जा रहे थे। आज भी देखिए, गो बैक टू द बेसिक्स, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बेसिक्स को पकड़िए, अपने बेसिक्स को पहचानिए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि आखिर पेरेंट्स भी, देखो सरकार को सोचना होगा, मैंने जो बताया आपको जनसंख्या में, पेरेंट्स चाहते नहीं है, कौन चाहता है कि मैं काम करूं या मेरे बच्चे काम करें? हम तो सब आराम करना चाहते हैं, अपन भारतीय जो हैं, हमसे ज़्यादा आराम तलबी कौन? हम सब चाहते हैं आराम करें। हमारी ज़रूरतें, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार को शुरुआती, मैं अभी पिछले दिनों एक सेमिनार में, बड़ा अच्छा ये मुद्दे पे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, वहाँ मैंने एक पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ऊपर लेके चलते हम लोग सरकार तक। हमने बोला कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है? अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो खेलने में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, वो तैरने में बहुत अच्छा है, डांस में बहुत अच्छा है, तो अगर वो खेलने में बहुत अच्छा है तो वो खेलता रहा 18 साल तक, तो 18 साल खेलने के बाद सरकार उसको रिकॉग्निशन दे रही है कि ये बच्चा 18 साल खेला, चलो इसे 10वीं क्लास के समकक्ष की एक डिग्री दे देते हैं। क्या दिया सरकार ने? अब वो बच्चा 18 साल तक खेलता, अब उसके दिमाग में अचानक से आता है कि पापा मैं IAS की तैयारी करूंगा या IIT की तैयारी करूंगा। इंसान है, परिवर्तन हो सकता है और कभी भी किसी में आ सकता है। अब वो बच्चा जब IIT की तैयारी करना चाहता है तो उसके पास 10th की डिग्री ही नहीं है, तो वो फिर से 18 साल में शुरुआत करेगा पढ़ाई, तो IIT के लिए उसके पास उम्र ही नहीं बचेगा। तो सरकार, या तो आप इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर आपको साधना है तो बहुत बड़े बड़े नदियों को जब साधना होता है तो उसे छोटे छोटे नहरों में बांट दिया जाता है। तो सरकार अपनी इस ऊर्जा का, आप कहते हैं कि भारत एक नॉलेज इकोनॉमी है, मैं इसका सामान्य अर्थ आपको बताऊं, आपकी 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की, आप अंदाजा लगाएं। और जिस किसी भी देश में ऐसा हुआ है वो देश अगले 10-20 साल में विकसित देश बना है। और सबसे, जापान में ऐसा 1970 के दशक में हुआ था, तो जापान पूरे दुनिया पे सबसे ऊपर था इकोनॉमी में। तो वो स्थिति भारत को बनना है तो आपको अपने संसाधनों का बेहतर सदुपयोग करना। आप और जगह ढूंढें जहां आप डिग्री दे सकें और उसे मौका दे सकें, और जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ आना चाहे तो उसके लिए आना बड़ा सुगम हो। ऐसा ना हो कि वो बच्चा फिर लगे कि हमने ज़िंदगी खेलकूद में बर्बाद कर दी, अब क्या करें। तो सरकार को तरीका ढूंढना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट की तो सरकार बात कर रही है, लेकिन उस स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसको बहुत माइन्यूटली नहीं देख रही है, सिर्फ ऊपर सतही तौर पर बात करके छोड़ दिया जा रहा है इस बात को, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप वही बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप उसके लिए उसको रिकॉग्निशन देंगे ना। एक बच्चा पढ़ा, 10th का एग्जाम दिया, जो किया, उसको आप 10th की डिग्री देते हैं जो कि पूरे दुनिया में, पूरे भारत में हर जगह वैलिड। ऐसी डिग्री आप खेलकूद के लिए भी देंगे ना, कि बच्चा खेलकूद से कल को पढ़ाई में जाना चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। हम माँ बाप क्यों पढ़ने पे जोर डालते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है, आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 10th या आफ्टर 12th एग्जाम देने के बाद वो मैदान। लेकिन जो खेलने वाला बच्चा वो दोबारा पढ़ना चाहे, बिल्कुल सही, तो शिक्षा का अधिकार तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। जहाँ आप उस बच्चे को क्यों शिक्षा से वंचित कर रहे हैं? आप समझिए, 2-3 चीज बड़ा माइन्यूट। आप अगर संविधान के, ये मामला कोर्ट का मामला आपने उठाया था, अब हम लोग उस पर थोड़ी देर में आएंगे। आप समझिए भारत में उम्र कितने हैं। एक तो आपका उम्र सरकार ने कर दिया भाई 16 साल से पहले कोचिंग नहीं जाओगे, 18 साल से पहले तुम वो कौन सा ग्रेड होता है उस ग्रेड का सिनेमा देखने नहीं जाओगे, 21 साल से पहले तुम शादी नहीं करोगे, 18 साल से पहले वोट नहीं दोगे, 14 साल से पहले मैट्रिक नहीं करोगे। बड़ा कन्फ्यूजन, इतने वर्ष आ गए हमारे यहाँ। अब इसी में मैं अगर और संविधान को लेके आ जाऊं तो आर्टिकल 326 में 18 साल से पहले आप वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल 24 में मूल अधिकार है, आपको जान के ताज्जुब होगा, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी कारखाना या खादान या किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। तो खतरनाक काम करने की उम्र सरकार ने कितनी रखी है? 14 वर्ष से कम के वाले को। इसका तो 14 साल हो गया तो आप कर सकते हैं, खादान में जा। तो क्या कोचिंग कारखाने से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया?
इसके लिए आपने 16 साल की उम्र बहुत बहुत ही बहुत confusion है। बड़ा क्वेश्चन आपने बहुत उठा बड़ा दिया question है है। कि क्या खादान खादान से भी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन प्रणव जी ने उठा दिया है और इसका जवाब आई थिंक सबको मिलकर के ढूंढना चाहिए और उसका, क्योंकि हम ढूंढ भी लेंगे तो हमसे तो कुछ होगा नहीं, करना तो सरकार को ही है। प्रणव जी, 2047 तक का लक्ष्य रखा है सरकार ने एक डेवलप कंट्री, विकसित देश बनने का। तो इतने बड़े सेक्टर को अगर सरकार अनदेखा कर देगी तो क्या ये उस पर कुछ उनके इस लक्ष्य पर किसी तरह की क्षति नहीं होगी? देखिए मधु जी, आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है। सरकार कभी भी इस मंशा से काम नहीं करती है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस नज़रिए से मैं सरकार की तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया इससे तो प्राथमिक दृष्टि से उनका नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन सरकार एक कल्याणकारी सरकार के रूप में काम करती है। भारत की सरकार, हमारे देश की जो सरकार होती है वो एक वेलफेयर स्टेट होती है। उसका काम होता है लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाना। रही बात ये कुतर्क होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं कि वो तर्क दे रहे हैं कि सरकार का जीएसटी रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार का वो टैक्स कम हो जाएगा। बहुत सारे कोचिंग वाले भी ये तर्क दे रहे हैं। मैं उनमें कोचिंग वाला होते हुए भी उनसे सहमत नहीं हूँ। आप मान लीजिए कि मैं या पांडे सर अगर 1 लाख रुपए अपने बच्चे की फीस दे रहे होते कहीं पे किसी कोचिंग में जाके, तो ये नहीं देंगे। उस 1 लाख में मान लीजिए 18% सरकार को चला जा रहा है जीएसटी के रूप में, बाकी और भी कुछ टैक्सेस जाते हैं राज्य सरकार वगैरह को, ठीक है। हाउस टैक्स जहाँ आपने किराया ले रखा है कोचिंग वालों ने, फलाना ढिमकाना, बहुत तरह का टैक्स जा रहा है। तो अगर इनका कहना मान के चलिए कि सरकार को 18,000 रुपये का नुकसान हो गया, अगर पांडे सर की बेटियां अभी 16 की हुई नहीं है तो ये कोचिंग, ये तो जाने को भी तैयार थे, इनके पास पैसा भी है, आईटी सॉफ्टवेयर में है फील्ड में। अब इनके सरकार इनसे 18,000 रुपये कमा सकती थी, वो तो सरकार का कट गया। नहीं, ये कुतर्क है। अगर ये 1 लाख रुपए अब कोचिंग में नहीं देंगे तो क्या ये 1 लाख रुपए रात के खाने में खाएंगे? क्या 1 लाख रुपए का आप चबा के खा सकते हैं? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उस 1 लाख रुपए को ये कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। और दूसरा, मैंने तो पहले ही बताया, ऑनलाइन कोचिंग पे सरकार सुन रही है तो समझ ले ऑनलाइन कोचिंग को रोका नहीं, एक अच्छा सा एप्पल का फ़ोन खरीद के बिटिया को दे दीजिए 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए तो कहीं ना, या तो ये 1 लाख खर्च करेंगे या बैंक में रखेंगे। बैंक में भी रखेंगे तो बैंक से वो पैसा बाजार में ही लोन के माध्यम से आना है। और अगर ये कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, चाहे नमक खरीदे, चाहे मोबाइल खरीदे, चाहे कार खरीदे, तो सरकार को रेवेन्यू तो चला ही जाएगा। तो सरकार को इससे कोई आर्थिक रूप से नुकसान नहीं। ये कई बार पॉलिटिकल एज लेने के लिए भी बहुत सारे पार्टीज या नेता कह देते कि हमने अपना नुकसान करके ऐसा किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, और एक गाइडलाइन में एक प्रावधान और है काउंसलर रखने का हर कोचिंग सेंटर में, तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा? ये मेरा भी सवाल था। मज़े की बात यह है कि अब न्यूज़ चैनल पे पढ़ाई हो रहा है, पढ़ने वाले चैनल पे न्यूज़ चलाया जा रहा है, कोचिंग में डॉक्टर बैठ रहे हैं, डॉक्टर में कोचिंग खुलेगा। अब काउंसलर ठीक है, नए ज़माने की नई ज़रूरतें हैं और उसको इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे आज भी, मैं इस बात को मानता हूं कि बच्चे की काउंसलिंग उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, नाना नानी, जो भी उसके परिवार में उससे बड़े हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, एक इमरजेंसी के लिए काउंसलर रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है सरकार ने ये जो भी किया है ना, ये मास लेवल पे जहाँ पे कोचिंग है और मास लेवल पे स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स हर टाइम अपने बच्चे को गाइड करने के लिए, अब 2 साल 3 साल कोई बच्चा बाहर अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए गया हुआ है, प्रिपरेशन के लिए, तो कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि इस टाइम या आज मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही लगे, कल माइंड कुछ डिफरेंट हो, तो इसलिए काउंसलर की हो सकती है उसमें एंट्री करनी जरूरी हो। बिल्कुल, अच्छा मतलब ये हॉस्टल के मद्देनजर जो बच्चे जो दूर रहते हैं बच्चे पेरेंट्स के पास तो कोचिंग है के नहीं, लिए, पेरेंट्स के पास जब रहते हैं तो काउंसलिंग हो जाती है। हालांकि कई बार incident वहाँ ऐसा होते भी हैं। होता है कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं बात कर पाते हैं। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स को तो खैर गाइड करना है बच्चों को, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको भी एम्पैथी रखनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और उनसे ज़्यादा अच्छा बच्चों को साइकोलॉजिकली समझना पेरेंट्स और टीचर से ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि एक काउंसलर को एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में समझ जाएगा। बेहतर है, बेहतर ये बात है। और एक्चुअली बात वहीं आती है, बिल्कुल घर के बाहर टीचर्स ही बच्चे के सबसे बेहतर अभिभावक है। टीचर्स को ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और दूसरा, हम सब विद्यार्थी रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि एक्चुअली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के दौरान हर दिन एक बार हम इतने हाई होते हैं कि हमें लगता है कि इस साल होना ही, और हर बार एक दिन
एक मोमेंट के लिए हम इतने लो लो फील हो जाते करते हैं कि हमें लगता है कि हमसे जिंदगी में हो नहीं पाएगा। कभी नहीं हो बिल्कुल। ऐसे स्थिति में एक ज़रूरत होती है एक इंसान की, एक जी, किसी की, जिससे जी, लोग जी। बात कर सके। और ये तो मुझे लग रहा है थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है, इस तरह ये के चलता ही हाई है। लोज हम सब चलते आए रहे। हुए लेकिन हाँ, places से। बच्चों के लिए ये नई फीलिंग्स होती हैं, उनको समझना आजकल के बच्चे भी समझाना डिफरेंट है ना। हम लोगों के टाइम पे क्या था, हम एक कंबाइंड फैमिली से आते थे। मोस्टली लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, पहले जॉइंट फैमिली थी। जी। आज के डेट में अकेले न्यूक्लियर नहीं फैमिली होते है, थे। मम्मी पापा और बच्चे। जी तो एक ना उनमें एक वो अटैचमेंट भी रहता है। अचानक से वो जाते हैं, फिर वहाँ प्रेशर होता है। फर्स्ट ईयर तक एक वो प्रेशर झेलने में लगे रहते हैं कि पेरेंट्स से अलग होके आए हैं। फिर नेक्स्ट ईयर से फाइनल एग्जाम का प्रेशर हो जाता है, रिजल्ट्स के प्रेशर हो जाते हैं। तो वहाँ पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह कोचिंग खुले हुए हैं, विदेशों में भी खुले हैं, लोग वहाँ भी जाके पढ़ते हैं। ये तो जब यूक्रेन रसिया वॉर चला तब हमें पता चला कि हमारे छोटे छोटे राज्यों के इतने हजारों में वहाँ पे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल डिग्री करके आ रहे हैं हमारे। मुझे डर उसी बात का है कि सरकार कहीं कोचिंग इंडस्ट्री को ये तो नहीं कह रही कि आप जाके एक नया कोचिंग दुबई में बना दो, एक कोचिंग विलेज। आज जो बच्चे बिहार से कोटा में जाके 10,000 में रह रहे हैं, शायद वो नेपाल में 7-8 हज़ार में रह लेंगे, जाके वहाँ कोचिंग कर लेंगे। और जो अमीर के बच्चे हैं वो दुबई जा कर के पढ़ेंगे आगे से। ऐसा हो सकता है, बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है और आज भी बच्चे बाहर जाके पढ़ ही रहे हैं। तो हमारे जो ये भी एक मुद्दा रहेगा। गाइडलाइंस आई है, इसमें बहुत लूप होल्स हैं। प्रणव जी, आपका ये कहना है नहीं, कि मैं इसको ये दोबारा कतई से नहीं कहना चाहूँगा, reconsider क्योंकि करने की मैं जरूरत है? सरकार पे हमेशा भरोसा रखता हूँ मधु जी। मुझे पता है कि कोई भी सरकार हो वो अपने जनता के लिए कभी भी बुरा नहीं करती। हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सरकार के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा रहा। ये चर्चा हम एक अभिभावक के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये चर्चा कर रहे हैं। सरकार की मंशा पर मैं सवाल कभी नहीं उठाता हूँ। वहाँ बड़े सक्षम लोग हैं, उन लोगों ने कुछ सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया होगा। इस पर मैं और बेहतर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ सरकार से कि सरकार इस पर और भी जो कुछ भी जहाँ कहीं भी एम्बिग्विटी है, सरकार उन चीज़ों को और Reconsider करे, इन रिकंसीडर guidelines करे, को। उन चीज़ों को और क्लियर करके लेके आए। जी। और बाकी लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, पढ़ने पढ़ाने की एक स्थापित प्रक्रिया रही है जहां गुरु और शिष्य आमने सामने होते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं सरकार इसे उसी ओर तो नहीं मोड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ सरकार थोड़ा सा और इस पर गंभीरता से सोचे, गंभीरता से सोचे और इनको और ज़्यादा चीज़ों को लाउड एंड क्लियर कर। तो ये थी चर्चा प्रणव जी और ब्रिजेश जी के साथ में। आपके इससे रिलेटेड कोई और शंकाएं हो, कुछ और प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम फिर प्रणव सर से दोबारा से इस बात पर फिर चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों को लेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर हम सर से पूछ करके आपको देंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।